ऑलराइट, 3 बार ओम के उच्चारण से शुरू करते हैं। आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन सीधी रखते हैं, धीरे से आंखें बंद कर लेते हैं, एकदम गहरी और लंबी सांस लेते हैं। पूरी सांस को अंदर लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए। शरीर को, मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड एंड लेट अस चैंट 3 राउंड ऑफ ओमकार। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। गहरी सांस लीजिए। Relax, relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. Now slowly join your hands, rub your palms. Keep the palms on your eyes. Gently give a facial massage, neck massage. And slowly open your eyes, looking at your palms. All right. So once again, welcome back to this beautiful evening. तो आज का जो हमारा सेशन है ये हिंदी में रहेगा, जैसा कि अनाउंस कर चुके हैं हम। और जो लोग रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता है कि हर मंडे को हमारा ये मंडे मोटिवेशन एंड मेडिटेशन का सेशन रहता है, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आपके सवाल होते हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, हीलिंग, माइंड। तो इसमें मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, तो जो कुछ भी मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। तो एज यूजुअल आप अपने सवाल, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे मैं दूंगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं कह दूं कि हर मंडे को हम ये सेशन करते हैं। एक मंडे को कन्नड़ में होता है हमारा, आई एम बेस्ड इन बैंगलोर, तो कन्नड़ में होता है। और एक मंडे को हिंदी में होता है। अल्टरनेटिव मंडेज को हम हिंदी में और कन्नड़ में ऐसे चेंज करते रहते हैं। लास्ट मंडे इट वाज इन कन्नड़ा, सो दिस मंडे इट इज इन हिंदी। तो हिंदी में बोलेंगे, जब हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है। जब कन्नड़ में बोलते हैं तो कन्नड़ और इंग्लिश मिक्स होती है। तो इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। द अदर लैंग्वेजेस, जैसे स्कूल में आप लेते हैं ना सेकेंड लैंग्वेज हिंदी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, वैसे ही सेकेंड लैंग्वेज हिंदी या कन्नड़ होती है। कन्नड़ा नेक्स्ट वीक नागराज जी, लास्ट वीक कन्नड़दಲ್ಲಿತ್ತು, लास्ट वीक कन्नड़ में था, अगले हफ्ते फिर कन्नड़ में होगा। आज ये हिंदी में है। लास्ट वीक कन्नड़ದಲ್ಲಿತ್ತು, नेक्स्ट वीक ಮತ್ತೆ मंडे कन्नड़ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು हिंदी में। सो आपका अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप चैट बॉक्स में टाइप नहीं कर पा रहे हैं, बोल के बताना चाहते तो अपना वीडियो ऑन करें, हाथ पे ऐसे वेव करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस या एनी टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, डिस्कस करें कुछ आज। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहिए एटलीस्ट, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि ये जो बंद वीडियोस है उनके पीछे कोई लोग भी बैठे हैं। कर्मा के बारे में कुछ बताएंगे,
गरुड़ पुराण, अरे बाप रे, क्यों फंसा रही हमें मानसिक छेड़ा। पुराण पुराण की बातें की करेंगे। हाँ, कर्मा के बारे में बात कर सकते हैं, जो कुछ भी मैं जानता हूँ। तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करते जाइए, सो दैट मुझे पता चले कि ये जो बंद वीडियोस है उसके पीछे कुछ इंसान भी बैठे हैं। वरना क्या होता है कि मैं स्टेज परफॉर्मर में रहा हूँ, मैं भूतपूर्व कवि हूँ। भूतपूर्व इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं पहले कविताएं लिखा करता था, आजकल कविताएं नहीं लिखता हूँ। तो जब हमारे कोई कवि सम्मेलन होते थे तो आयोजक जो होते थे वो कभी कभी खेल गेम खेल जाते थे। तो एक सभागार होता था जहां पर 200 की कैपेसिटी होती थी, या 300 की कैपेसिटी होती थी, या 500 की। तो लोग जब कम होते थे तो पीछे की सीटों पे वो कुछ बोरे भर के रख दिया करते थे, क्योंकि ऑडियंस में पूरा अंधेरा होता है, सिर्फ लाइमलाइट हमारे ऊपर होती है। तो वो बोरे हेड की तरह दिखते थे, तो हमें लगता था कि लोग बैठे हैं वहां पर, लेकिन लोग कम ही होते थे आगे आगे। जस्ट ऑन द लाइटर नोट, तो सबसे पहला जो सवाल है वो कर्मा के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने कर्मा के बारे में कुछ बात की थी, थोड़ा सा आज और समझने की कोशिश करेंगे कर्म्स क्या होते हैं, कर्मा क्या होता है। सर, आई एम लुकिंग फॉर वन सेशन ऑन सेलिबसी, विल वेट फॉर इट। अरे बाप रे, अश्विन कुमार, बहुत सेक्सी क्वेश्चन है ये। समथिंग अबाउट Reiki. Okay. So कर्मा, सेलिबसी, रेकी, तीन टॉपिक या तीन चीजें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सेलिबसी या ब्रह्मचर्य, सेक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। इसके बारे में जब मैं बोलता हूँ तो बहुत खुल के बोलता हूँ और बहुत ज्यादा भी बोल जाता हूँ कई बार। तो आजकल मैं अवॉइड करता हूँ कि न बोले इसके बारे में, क्योंकि बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत से लोग चीजों को गलत ले लेते हैं, गलत तरीके से ले लेते हैं। तो एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स इन होलिस्टिक लाइफस्टाइल, दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। गरुड़ पुराण और कर्म के बारे में। यस मानसी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए और कहाँ पर है आप दिखेंगे तब मुझे। अगर आप बोल के बताना चाहती हैं तो। जी मानसी, हाँ, यू आर अनम्यूटेड, बोलिए। एक्चुअली सर पूछना था कि ये जो आजकल आजकल मतलब ये जो थियरी है कि इसमें इंसान लाइफ में जो भी कुछ कर्मा करता है डे टू डे बेसिस पर, हाँ, तो वो जो कर्मा होता है वो कर्मा गिव एंड टेक होता है। कोई भी पर्सन अगर गलत बिहेव कर रहा है, अच्छा नहीं, मतलब वो एक गिव एंड टेक होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो चीजें चलती 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 जाती है। लेकिन इसमें कैसे पता चले कि कैसे पता करें कि हम नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं, और कि ये पिछले लाइफ का कर्मा है या पास्ट लाइफ का कर्मा है। ये कैसे पता करें कि ये अभी न्यू कर्मा है। मतलब कोई अ, कोई अपने साथ अगर कोई ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, अ, तो मालूम कैसे करे कि नहीं ये नया कर्मा है ऐसे। हम्म,
यस। और जो भी कुछ चीजें होती है, घटित होती है, वो बार बार हम ये नहीं कह सकते कि ये पास्ट लाइफ का कर्मा है। क्या ऐसा ही है, होता है कि ये हमेशा पास्ट लाइफ का कर्मा करंट लाइफ का कर्मा बैलेंस होता जाता है, या मतलब थोड़ा जी जी कंफ्यूजन जी, है उसमें? मैं समझ गया आपका सवाल। तो शायद मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको अपना जवाब जो आप चाहते हैं वो मिल जाए। हम्म। और कभी कभार एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी गलती कर बैठते हैं। किसी पर गुस्सा करना, किसी को, मतलब कोई भी चीजें होती है वो, तो मतलब ये जो चीजें होती है वो कंट्रोल कैसे करें? जी जी जी। मतलब कर्मा न होने के लिए कैसे करें? यस, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है? मैं आपको नोट कर देता हूँ। Yes. कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरी वॉइस कम है या वॉल्यूम कम है, तो आई थिंक इस तरफ से वॉल्यूम बराबर है, मेरे ख्याल से सबको वॉल्यूम आ रहा है। एक दो लोगों को अगर वॉल्यूम कम आ रहा है तो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की, आप अपना नेटवर्क चेक कर लें, ठीक है? तो आई थिंक इस तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना? ओके, ऑलराइट। तो मानसी ने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा सवाल किया है, और जवाब इससे कई गुना ज्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कर्मा ये कुछ एक जो मूलभूत वर्ड्स है हमारी, जो दैनिक लाइफ में हम यूज करते हैं, उनको हमने इतना गालमेल कर रखा है कि इनको ठीक तरीके से हमने समझा ही नहीं है, और जो समझाने वाले हैं उन्होंने भी कुछ गड़बड़ 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 ही समझाया है, ठीक है? जैसे कर्म है, आत्मा है, भगवान है, स्वर्ग है, मोक्ष है, एनलाइटनमेंट है, ये ऐसे शब्द है अबाउट विच एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। इनमें सबसे बड़ा जो शब्द है वो है कर्म या कर्म। नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो कर्म कहते हैं, साउथ में आ जाते हैं तो उसको कर्मा हो जाता है, अ को यहाँ पर आ ही कहते हैं, तो दोनों एक ही है, कर्म कहिए चाहे कर्म। और इस कर्म को समझना इतना आसान भी नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है गहनो कर्मणो गति, गहनो कर्मणो गति, यानी कि कर्म की गति जो है वो इतनी गहन है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको आसानी से हम समझ ही नहीं सकते। तो समय के अनुसार या पर्टिकुलर टाइम के अनुसार चीजों को अलग अलग तरीके से समझाया गया, और जब अलग अलग तरीके से समझाया गया तो वो जिस समय पे जिस परिप्रेक्ष्य में समझाया गया वो उसके लिए सार्थक था, उसके लिए सही था। लेकिन जब सेम चीज को दूसरे परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं तो वो सही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं पहले तो, कि कर्म क्या है या क्या हम कर्मों से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब तक आप है तब तक आप कर्म कर रहे हैं। कर्म नहीं करना ऐसा कुछ होता ही नहीं। कर्म का मतलब एक्शन, कर्म का मतलब आप कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं ये हाथ उठा के यूं कर रहा हूं, ये भी एक कर्म है। मैं बोल रहा हूं, ये भी एक कर्म है। मैं देख रहा हूं, ये भी एक कर्म है। मैं सुन रहा हूं, ये भी एक कर्म है। कर्म नहीं करूंगा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं आप कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठे हो, लेकिन फिर भी बैठे हो ये भी एक कर्म है, क्योंकि आप बैठे हो। समझ रहे हैं आप सुन रहे हो ये भी एक कर्म है, आप सुन रहे हो। आप देख रहे हो ये भी एक कर्म है कि आप देख रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो ये भी एक कर्म है कि आप कुछ नहीं करने का कर्म कर रहे हो। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हो या जो कुछ भी आपके द्वारा हो रहा है वो कर्म है। आप सांस ले रहे हो, इट इज अ कर्म, बिकॉज इट्स एक्शन, समथिंग इज हैपनिंग। समझ रहे हैं आप? तो भगवत गीता में क्लियरली कृष्ण कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म नहीं करो।
कर्म नहीं करना भी एक कर्म है। कर्म का मतलब है एक्शन, कुछ आप कर रहे हो, दैट इज कर्म। ठीक है। जिस कर्म की बात हम करते हैं वो कर्म न होके उस कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस की बात हम करते हैं। यानी कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है, मान लीजिए आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है। इसका मतलब ये कर्म जो अभी है वो नहीं है, पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है जिसका फल ये है। हमें कहना ये चाहिए कि तुम्हारा कर्म नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल कहने के लिए हम कह देते कि ये तुम्हारा कर्म है। यानी कि उस जब इस तरह से व्यक्त करता है, कोई ऐसा बोलता है कि ये तुम्हारा कर्म है, तो यहां पर ये अंडरस्टूड है कि पास्ट में, यानी कि समय में पीछे आपने कुछ ऐसा किया है, आज से पहले आपने कुछ ऐसा किया है जिसका रिजल्ट ये आया है। ठीक है। अब इसका मतलब ये हम समझ लेते हैं कई बार कि जैसे मेरी आंख फूट जाती है किसी वजह से, तो लिटरली हम ये समझाने की कोशिश करते हैं जब कर्म को समझाते हैं, तो कि आपने किसी की आंख फोड़ी होगी पिछले जन्म में। आपको अगर जेल हो जाती है, या आपको अगर, आपको मतलब आपको लिटरली नहीं बोल रहा हूं, आप अपने ऊपर ना ले, जनरल बोल रहा हूं मैं, कि किसी को अगर मृत्यु की सजा दी जाती है, तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन हम ये कर लेते हैं कि आपने किसी को मारा होगा पिछले जन्म में, इसलिए आपको आज मारा जा रहा है या आपका मर्डर हो रहा है। लेकिन ये ऐसा है नहीं। कर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं हो सकता। कर्म का मतलब आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, ऐसे कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता है, ऐसे कर्मों का हिसाब नहीं होता है। ऐसे कर्मों का हिसाब इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आप एक्शन कर रहे हो उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, वो बहुत मायने रखता है। जैसे एक व्यक्ति नॉर्मली बाजार में जाता हुआ किसी को चाकू डाल देता है और सामने वाला मर जाता है, तो ये मर्डर कहा जाता है। उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल ले जाया जाएगा, उस पर केस होगा, सारी चीजें होंगी, उसको सजा होगी। वही एक पुलिस ऑफिसर है, एक गुंडे के पीछे भाग रहा है, गुंडा भागता जा रहा है और वो उसको गोली चला के मार देता है, तो उस पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर केस नहीं होगा, उसको प्राइज दिया जाएगा कि एक एंटी सोशल व्यक्ति को आपने मारा, एनकाउंटर किया। मरा तो है सामने वाला, लेकिन पहले केस में अलग बात हो गई, दूसरे केस में अलग बात हो। तीसरा सेम चीज, जब आपको कोई मारने आता है और आप अपने बचाव में किसी का मर्डर कर देते हैं, इन द सेल्फ डिफेंस अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो, तो सेल्फ डिफेंस में किया हुआ मर्डर भी आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम नहीं लगेगा, आपकी सजा अलग होगी। जैसे नॉर्मल मर्डर होता है तो सजा होती, वैसे नहीं होता, कई बार आपको बरी कर दिया जाता है। यही बॉर्डर पे खड़ा एक सैनिक जब सामने वाले देश या दुश्मन देश के सैनिकों के साथ लड़ता है, तो वहां पर वो 10, 50, 100, 1000 लोगों को भी अगर मारता है तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है, उनको मेडल्स दिए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। वो इतने लोगों को मार के भी उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम है। कर्म तो वही है ना, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन उस कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दैट कर्म, प्लीज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैन मेड लॉ में ही इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि कर्मों को कैसे डिसाइड किया जाए, तो जस्ट इमेजिन जो गॉड मेड लॉ है, जो यूनिवर्सल मेड लॉ है,
जो ईश्वरीय सत्ता है और जिसने जो लॉज बनाए हैं वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है वो मायने रखता है, पहली चीज। दूसरा, कर्म अलग अलग तरह के होते हैं, उसके एक्शन भी अलग अलग, रिएक्शन भी अलग अलग तरह के होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग तरह के होते हैं। कुछ कर्म आप स्वयं के लिए करते हैं, कुछ कर्म आप अपने परिवार के लिए करते हैं, कुछ कर्म आप समाज के लिए करते हैं, कुछ कर्म आपके टेरिटरी के लिए, आपके देश के लिए करते हैं, कुछ कर्म ऐसे करते हैं जो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए करते हैं, पूरे अर्थ के लिए करते हैं। तो जो जैसा आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे या उसके अकॉर्डिंगली आपको फल मिलेंगे। स्वयं के लिए कर्म करते हैं तो आपका, जैसे मतलब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योग करते हैं, ये भी कर्म ही है, अपने लिए कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप नहाते हैं तो आपकी बॉडी से थोड़ी ठीक खुशबू आएगी, कर्म तो वो भी है, अपने लिए कर रहे हैं। परिवार के लिए आप कुछ इनकम कर रहे हैं, कुछ इनकम सोर्स से आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है, वो परिवार के लिए कर रहे हैं, तो उससे आपका परिवार का पालन पोषण होता है। समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज से रिलेटेड चीजें होती है, वैसे ही देश के लिए करते हैं तो देश। तो अलग अलग कर्मों के अलग अलग फल हमें मिलते हैं, जिस तरह का कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली फल मिलता है। शास्त्रों में इन कर्मों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। मूलतः 3 शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। एक तो होता है संचित कर्म, दूसरा होता है आगामी कर्म, और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा आगामी या क्रियामाण कर्म हम बोलते हैं इसको। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म यानी कि अब तक हमने जो कुछ भी किया, इससे पहले हमारे जो भी हजारों जन्म हुए हैं, उन जन्मों में हमने जो कुछ भी किया वो एक, जैसे रिजर्व बैंक में पड़ा है, पूरा लेखा जोखा रिजर्व बैंक में पड़ा है, जो पूरा संचित है। संचित यानी कि एक्यूमुलेट कर्म, जो कुछ भी हमने एक्यूमुलेट किया है अब तक, इट इज ऑल कलेक्टेड इन वन सेट, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्म। समझने के लिए हम बोल दीजिए कि उसको रिजर्व बैंक में हमारा पूरा अब तक जो कमाई की है हमने कर्म की, वो एक रिजर्व बैंक में पड़ा है अकाउंट। ठीक है। उसमें से जो प्रारब्ध कर्म हम बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म यानी कि इस जन्म में जब हम आते हैं, इस जन्म को हम जब लेते हैं, धारण करते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इतना मेरा बैलेंस है, इसमें से इतना मैं इसको भोगूंगा। 100 करोड़ रुपए मैंने जमा कर दिए इस लाइफ के लिए, मुझे एक 100 करोड़ मैं पूरा खर्च नहीं कर सकता, तो इस लाइफ के लिए मैं 1 करोड़ रुपए लेके आ जाता हूँ। तो वो जो 1 करोड़ है वो इस लाइफ के लिए मैं लेके आया, वो होता है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म यानी कि पूरे कर्म, जो भी पिछले जन्मों के कर्म हमने किए हैं, पीछे जो हमने किए वो सारे इस जन्म में हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारे जीवन का चक्र शुरू हो जाता है। और जब जीवन का चक्र शुरू हो जाता है तो इस जन्म में मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या क्या भोगना है, वो कर्म जो मैं लेके आता हूं उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे कुछ बच्चे पैदा होते ही बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अमीर घरों में पैदा हो जाते हैं, तो ये उनके अच्छे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है, जिसकी वजह से अमीर घर में पैदा हुए, अच्छे हेल्दी बॉडी लेके पैदा हुए और अच्छी तरह से जीवन को जी रहे हैं। कुछ बच्चे पैदा होते ही बीमार पैदा होते या गरीब के घर में पैदा होते, गरीबी के थपेड़े झेल रहे होते, तो ये सारे उसके पिछले कर्मों का कुछ अलग अकाउंट से अलग चीजें लेके आया, उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें चल रही है। तो अभी हम जो कुछ कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि इसी लाइफ में पास्ट में किया, लेकिन जन्म लेते ही जो चीजें हमारे साथ होती
कई बच्चे हेल्दी होते हैं, कई बच्चे अनहेल्दी होते हैं, कई बच्चे पूरी तरह से ठीक होते हैं, कई बच्चे गड़बड़ होते हैं, कई बच्चे पैदा होने के बाद बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, कोशिश करने के बावजूद इंटेलिजेंस नहीं आता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के अकॉर्डिंगली हम लेकर आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और फिर आता है क्रियामाण कर्म या आगामी कर्म। क्रियामाण कर्म या जो हम अभी एक्शंस कर रहे हैं, इस लाइफ में जो हम कर रहे हैं या आगे जो आने वाला है। अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10th में है और शुरू होते ही जो भी वो करता है कर्म यानी कि पढ़ाई के मामले में, उसका रिजल्ट तब आएगा जब वो एग्जाम लिखेगा। तो 10th शुरू होते ही कोई बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करता है, अच्छी तरह से एग्जाम लिखता है और उसका जो एग्जाम का रिजल्ट आता है वो 1 साल की जो मेहनत है उसका रिजल्ट, 1 साल का जो कर्म किया उसका रिजल्ट। कोई दूसरा बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करता है, सारा दिन मटरगस्ती करता रहता है, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो भी तो एग्जाम लिखेगा, एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाएगा, या तो फेल हो जाएगा, बहुत कम मार्क्स आएंगे। उसका रिजल्ट यानी कि इसने जो कर्म किए इसको रिजल्ट मिला, उसने जो कर्म किया उसका रिजल्ट उसको। इसको हम बोलते हैं क्रियामाण कर्म। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका अभी जो रिजल्ट मिला। सुबह से शाम तक मैंने मेहनत की, दिहाड़ी मजदूरी की और शाम को मुझे दिहाड़ी मजदूरी मिल गई, 200 रुपए का जो भी 200-500 रुपए जो भी दिन में मिलते हैं, सुबह से शाम तक जो काम करता है दिहाड़ी मजदूर, उसको दिहाड़ी मिल गई। तो काम किया एक दिन, उसका रिजल्ट उसको मिल गया। तो इसको हम बोलते हैं क्रियामाण कर्म या आगामी कर्म। ये कर्म मैंने किया, इसका रिजल्ट हम। और आगामी कर्म का एक और मतलब भी होता है कि इस जन्म में जब हम कर्म लेके आए, तो जैसे मान लीजिए मैं आई एम 45 नाउ, तो 47 की उम्र में मुझे क्या होना है, किस तरह से रहना है, 50 की उम्र में मुझे किस तरह से रहना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो प्रारब्ध कर्मों का जो आगे भोगना है उसको भी हम बोलते हैं आगामी कर्म। तो ये सारे थोड़े शास्त्रों में लिखे गए चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बॉटम लाइन इतनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कर्म ना करें। जब तक हम हैं कर्म तो चलता ही रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस कर्म से छुटकारा कैसे पाए या कर्म को धर्म में कैसे बदले। है ना? हमारे साथ कुछ मानसी ने ये भी पूछा था कि हमारे साथ अगर कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो इसको कैसे डिसाइड करें कि हमारा कर्म है। बुरा बर्ताव कोई कर रहा है तो उसका कर्म है, आपका कर्म नहीं। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये आपका कर्म। बुरा बर्ताव सामने वाला करता है तो ये उसका कर्म है, ये आपका कर्म नहीं है। उसको आप किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं ये आपका कर्म है। जरूरी नहीं कि बुरा सामने वाला जो कर रहा है। अगेन मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक व्यक्ति आता है, यहां पर दो लोग खड़े हैं मान लीजिए। ठीक है, मैं खड़ा हूं, मेरे साथ एक और बंदा खड़ा है और सामने से कोई व्यक्ति आया और वो बोल के चला जाता है कि तुम दोनों गधे के गधे, गधे ही रहोगे, ऐसे ही यहाँ पड़े हो, पता नहीं पड़े पड़े क्या कर रहे हो, और बोल के चला जाता है। ठीक है, अभी ये उसका कर्म है, वो आया, वो हम दोनों को गधे हो, गधे के गधे रहोगे, कुछ नहीं करते हो, निठल्ले हो, ऐसे ही पड़े हो बोल के चला गया। लेकिन इन शब्दों को हम दोनों किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरह से हम इंटरनलाइज करते हैं, किस तरह से हम इनको लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से इसको भोग रहा हूं। हम दोनों में से हो सकता है कि वो जो मेरे साथ है उसको रिएक्ट करे कि अरे ऐसा कैसे कह दिया, गुस्सा करे, उस पर गुस्सा करे, उसको डांटे, उसके ऊपर रिवेंज लेने की कोशिश करे, उससे बदला लूंगा, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, उसको क्या अधिकार है मेरे को ऐसा बोलने का, ये वो तो बोल के चला गया, उसका कर्म हो गया। अब ये जो कर रहा है ये इसका कर्म है।
इसके कर्म को वो भोग रहा है, गुस्सा कर रहा है, कर क्या रहा है, साइंटिफिक वे में कहे तो कॉर्टिसोल एड्रेनलिन को सेक्रेट कर रहा है, बॉडी में बीपी को ज्यादा कर रहा है, एंजाइटी को ज्यादा कर रहा है, डिप्रेशन को ज्यादा कर रहा है, हर तरह की नेगेटिव चीजों को ये भोग रहा है। अब दूसरा मेरे जैसा कोई बंदा होगा, बोल दिया तो बोल दिया, उसका मुंह है, मैं क्यों टेंशन लूं, मैं रिलैक्स होकर रहता हूं। नाउ दिस इज माय कर्म। समझ रहे हो, सामने वाले का एक्शन तो एक ही है, लेकिन हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कर्मों को भोगते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स आता है ये हमारे विवेक से आता है, हमारे कर्मों को हम किस तरह से समझते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स आता है, और जब जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस तरह से हम उसको भोगते भी है। क्लियर? तो सामने वाला कुछ कहता है, सामने वाला कुछ बिहेव करता है गलत सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनएलपी में जब आप आते हैं तो हम इसको और गहराई से समझते हैं कि परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पर हम बोलते हैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, यानी कि आप जो कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ये आपका परसेप्शन है, सामने वाले को उससे कुछ लेना देना ही नहीं। आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से नफरत करते हैं, या आपसे कोई प्रेम करता है, आपसे कोई नफरत करता है, इसका आपसे कुछ लेना देना ही नहीं, ये उसका प्रोजेक्शन है। जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोजेक्ट कर रहा है। आप उसको अच्छे लगते हो तो वो प्रेम प्रोजेक्ट कर रहा है, आप उसको बुरे लगते तो वो हेटेडनेस प्रोजेक्ट कर रहा है। इट इज हिज प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड, आपसे उसका कुछ लेना देना ही नहीं। और आप किस तरह से रिसीव करते हो, इट इज योर परसेप्शन, आप किस तरह से लेते हो उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि विवेक से चलो, विवेक से, विवेक से बोलो, विवेक से चलो, विवेक से खाओ, विवेक से रिएक्ट करो। विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब है कि आपका अपना कॉन्शियसनेस है, तो आपकी अपनी समझ, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। तो ये सारी चीजों की डे टू डे लाइफ में आपको कैसे चीजों को लेना है, आप किस तरह से लेना चाहते हैं, अपने आप के ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आप को समझते हैं, अपने माइंड को समझते हैं कि आप किस तरह से ले रहे हैं, सामने वाला तो बिहेव करके चला गया। कोई भी एक्सपीरियंस आपके जीवन का जो होता है ना, 4 मिनट से लेके 12 मिनट तक का ही होता है। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी इमोशन जो है आपका, दुख का है, दर्द का है, डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है, 4 मिनट से लेके 12 मिनट्स तक वो पीक पे जाता है, उसके बाद नीचे उतर जाता है। लेकिन आप जिंदगी भर किसी को हेट करते हैं, जिंदगी भर किसी के दुख में रहते हैं, जिंदगी भर एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस एक्सपीरियंस को रिपीट कर रहे होते हैं, माइंड बार बार माइंड में उसको रिपीट कर रहे हैं, और बार बार जब माइंड में रिपीट करते हैं तो वो कंटिन्यूटी हो जाती है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। इन चीजों को जब समझ के हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें जो एक्सपीरियंस करना होता है हमारे कर्म, वो हम अपने कर्मों को बदल रहे होते हैं। तो कर्म जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, अलग अलग सेट में इनको बोलना होता है या एक्सप्लेन या समझना होता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से हमें किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा था। आखिर में इस टॉपिक को एक और चीज बता के एंड करते हैं कि इनसे बाहर कैसे निकले, अकर्मण्य कैसे हो जाए। भगवद गीता में कृष्ण इसके लिए सोल्यूशन देते हैं, और सारे महापुरुष ये सोल्यूशन देते हैं कि बी डिटैच्ड, बी डिटैच्ड। Detachment in attachment is the solution for all the karmas. डिटैच रह जाते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसको योग में ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान यानी कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ईश्वर मुझसे करवा रहा है।
अर्जुन जब कृष्ण से कहता है कि इन सबको मैं कैसे मारूं, मेरे ही भाई, मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही गुरु, मेरे ही तात, मेरे ही पितामह, इन सबको मैं कैसे मारूं। तो कृष्ण कहते हैं तू कौन होता है मारने को, इनको तो मैं पहले ही मार चुका, तू तो निमित्त मात्र भव अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र बन रहा है, तेरे द्वारा मैं कर रहा हूं काम। जब उस भाव में आप आ जाते कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा वो ईश्वर ये काम करवा रहा है, इन द ट्रू सेंस जब मैं कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत काम करते जाओ और बोलते जाओ कि नहीं भगवान करवा रहा मुझसे, क्योंकि इंसान है ना, हम अपनी कपटी बुद्धि लगा ही देते सब जगह। तो सामने वाला क्या कह रहा है वो नहीं समझते हम जो समझना चाहते हैं वो समझ जाते हैं। तो आप जो भी गलत कर रहे हो आप ये कहोगे नहीं नहीं ये तो भगवान मुझसे करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। तत्व से जानने के बाद जब आप ये कहते हैं कि ईश्वर के लिए मैं काम कर रहा हूं या ईश्वर का काम मेरे द्वारा हो रहा है, आप डिटैच हो जाते हैं इन चीजों से। आप जो भी कर्म करते हैं डिटैच रह के जो भी करते हैं तो वो आपके कर्म नहीं बनते, वही धर्म बन जाता है। अगेन हाउ टू बी डिटैच इज अ बिग टॉपिक, लेकिन और क्या ये इतना आसान है? अगेन इट्स वेरी बिग थिंग। कोई भी चीज आसान नहीं जब तक आप उसको कर नहीं लेते, जब आप कर लेते तो वो आसान हो जाती है। हमेशा याद रखना इस बात को, कोई भी काम हो चाहे, करने से पहले होने से पहले वो डिफिकल्टी लगता है, लेकिन एक बार हो गया तो वो फिर आसानी, सारे काम चाहे कुछ भी। तो प्रैक्टिस करना होता है। जब आप निरंतर प्रैक्टिस करते हैं डिटैचमेंट को, यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को अलग रख के इसको देख रहे हैं, विटनेस भाव से, विटनेस कॉन्शियसनेस से इसको देख रहे हैं। तो विटनेस कॉन्शियसनेस से जब आप इसको देखते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, आप इसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं। कैसे डिटैच होते हैं? जैसे हमारे बाल है, जैसे हमारे नाखून है। तो बाल को अगर खींच के तोड़ेंगे आपको तो दर्द है, लेकिन ऊपर से काटेंगे तो दर्द नहीं होता। जो बाल जड़ से जुड़ा हुआ है वो टूटता है तो दर्द होता है, जो ऊपर एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है उसको काटते हैं तो दर्द नहीं होता, क्योंकि दिस इज डिटैच्ड नाउ, द इनर साइड इज अटैच्ड। नाखून जब आप काटते हैं तो जो डिटैच है आपके स्किन से, जो डिटैच्ड है उसको काटते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जो अटैच्ड है, कई बार जब नाखून काटते हैं तो होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाता है तो कितना पेन करता है। जिनका एक्स्ट्रा कटा है उन्हीं को पता है, मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। तो जब एक्स्ट्रा कट जाता है तो जब तक वापस बढ़ नहीं जाता, 2 दिन 3 दिन 5 दिन जितना भी नहीं लगे, तब तक वो दर्द करता रहता है, क्योंकि वो अटैच्ड है। जो अटैच्ड है वो दुख देता है, जो डिटैच्ड है वो दुख नहीं देता है। इन द सेम वे जो कुछ भी आपके साथ, जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया कि किसी ने कहा कि तुम दोनों गधे हो, अब इस गधे हो के साथ अगर कोई अटैच हो जाता है तो दुख देता है, डिटैच हो जाता है कि वो बोला उसका मुंह है आई एम डिटैच्ड, आई डोंट टेक दिस, तो मुझे दर्द नहीं होता। तो इस तरह की डिटैचमेंट की कोशिश कीजिए। सामने वाला जो कहा ये उसका प्रोजेक्शन, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं। आई एम नॉट दिस। जब मैं इस चीज को नहीं लेता हूं तो मैं अपने अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहा हूं, और उसका रिजल्ट जो मैं भोग रहा हूं वो अलग तरह से। तो थोड़ा इसको कोशिश करें, प्रयत्न करें, प्रैक्टिस करते रहें डिटैचमेंट की। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, सामने वाला चाहे बुरा बर्ताव कर रहा है, कुछ और हो रहा है, चाहे आपने कुछ गलती कर दी है, अपनी गलती के लिए भी खुद को माफ करें और उस गलती को रिपीट न करें। अपने गिल्ट फीलिंग को रिलीज करते रहें और आगे बढ़ते जाएं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको जो जवाब चाहिए था शायद कहीं ना कहीं मिल गया होगा, मानसी। कलयुग में सतयुग जैसा रहना चाहे तो वो मुश्किल है, क्योंकि
क्योंकि है तो कलयुग पर नियम सतयुग जैसे। अरे बाप रे, आपको बताऊं मानसी, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, सतयुग सबसे खराब था। ये हमारी गलत धारणा है। देखिए, हम ये मान बैठे हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, और ये बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे हमारे दिमाग में कचरे की तरह भरा हुआ है कि सतयुग अच्छा था और कलयुग बुरा है। यकीन मानिए, सतयुग सबसे खराब था मेरे हिसाब से, और कलयुग सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। क्योंकि सतयुग मतलब राम का युग, त्रेता युग था ना, उससे पहले। सतयुग का मतलब क्या होता है? देवता और दानव कुत्ते की तरह लड़ते थे। क्या आपको नहीं पता? कुत्ते की तरह लड़ते थे। आज कहां लड़ते हैं कुत्ते की तरह? कोई भी किसी को भी मार सकता था उस वक्त। हर राजा, जो पृथ्वी पे था, वो पृथ्वी को भी जीतना चाहता था, स्वर्ग को भी जीतना चाहता था, सारे त्रिलोक को, पाताल को भी जीतना चाहता था, और सेना को लेकर चल पड़ता था। स्वर्ग में भी चला गया, पाताल में भी चला गया, और फिर पाताल वाले आते थे कि मुझे पृथ्वी चाहिए, स्वर्ग वाले आते थे कि मुझे भी पृथ्वी चाहिए, और राक्षस चले जाते थे स्वर्ग की, हमको स्वर्ग चाहिए। 2400 घंटे तो लड़ते रहते थे लोग, मरते रहते थे। क्या आप उसको अच्छा कहेंगे? क्या अच्छा था वहां पर? तो एक ऐसी चीज बताई जो अच्छी थी। त्रेता युग में किडनैप नहीं हुआ सीता का? सीता जैसी महारानी का किडनैप अगर हो सकता है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आम लोगों की क्या स्थिति रही होगी उस वक्त। त्रेता युग में हम देखते हैं ना, कभी भी राक्षस आ जाए। अब राक्षस का मतलब ये नहीं कोई और प्रजाति है, हम इंसानों में ही राक्षस होते हैं, हम इंसानों में ही देवता होते हैं। राक्षस कभी भी आ जाते हैं। आप घर पे बैठे बैठे ध्यान कर रहे हो आपके, या यज्ञ कर रहे हो, आके पानी डाल देते थे, खून डाल देते थे। आप घर पे बैठे बैठे ध्यान कर रहे हो, अपने अपने कुटिया में बैठ के कोई ऋषि मुनि ध्यान कर रहा है, राक्षस आके उसको मार देता है। आज ऐसे हालात है कि आप घर पे बैठे बैठे ध्यान कर रहे हो, कोई आके आपको मार रहा है? बताइए मुझे, कैसे आप उस युग को अच्छा कहते हो, कैसे इस युग को आप खराब कहते हो? द्वापर युग में महाभारत हुआ, जहां पर 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज कंप्लीटली वैनिस्ड। 80% ह्यूमन पॉपुलेशन अर्थ के ऊपर से खत्म हो गई थी। इतना बड़ा युद्ध हुआ था। और किस लिए हुआ था युद्ध? वही जमीन का टुकड़ा, वही औरत का चक्कर बाबू भैया। द्रौपदी नहीं मिली उसको, फिर जमीन भी नहीं देना चाहता मैं अपनी, ये मेरा है, ये तेरा है। आज हम भाई भाई जब लड़ते हैं छोटी मोटी चीजों के लिए, तो हम कहते हैं क्या ही ऐसे लड़ रहे हो सगे भाई हो। हमारे पास तो इतिहास है ना, 5000 साल पहले लड़े हैं ना हमारे पूर्वज। 80%, जस्ट इमेजिन, 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज कंप्लीटली वैनिश्ड। तो क्या वो युग अच्छा था? हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि सतयुग अच्छा था, त्रेता युग अच्छा था, राम राज्य अच्छा था। आई एम सॉरी, लेकिन राम राज्य कैसे अच्छा था? किसी धोबी ने कहा, किसी धोबी ने मतलब कानाफूसी की, कहा भी नहीं, कानाफूसी की। यही तो कहानी है हमने जो सुनी है रामायण में, कि सीता तो रावण के साथ रह के आई, क्या पता। अब जो रूमर्स हम सुनते हैं ना, रूमर्स, इनका और इनका संबंध है। इन रूमर्स को सुन के जो राजा अपनी पत्नी को, जो प्रेग्नेंट थी, उसको घर से निकाल दे, कहाँ का न्याय था? क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, और विवादित भी हो सकती है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन सत्य यही है मानसी और ऑल द गाइस, कि आज का युग सर्वश्रेष्ठ युग है। द बेस्ट टाइम इज नाउ, बिलीव मी, बेस्ट टाइम इज नाउ। ह्यूमन लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, अर्थ इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। थोड़ी सी अपनी खोपड़ी को बदलिए, थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिए, थोड़े से अपने विचारों को बदलिए, थोड़े से अपने नजरिए को बदलिए दुनिया को देखने का। जो हमारे अंदर फीड कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए वापस। जब उसको एनालाइज करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि सच क्या है और क्या सच नहीं है।
सही क्या है, क्या सही नहीं है, अच्छा क्या, क्या अच्छा नहीं। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ही रियलाइज होगा। हम एनालाइज ही नहीं करते, हम तो बिलीफ सिस्टम भर दिया ना। सतयुग अच्छा था, कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है, कलयुग में ऐसा। मेरा मूर्खता की बात है, मेरा मूर्खता की बात है, बड़ी बड़ी मूर्खता की बातें करते हैं जो बड़े बड़े संत होते हैं। सॉरी, किसी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द संत, सेंट्स, ऑल द मास्टर्स, ऑल द गुरुज, लेकिन जो धर्म के गुरु होते हैं, धर्म के नाम पे जितने युद्ध इस पृथ्वी पे हुए हैं, कभी नहीं किसी और नाम पे नहीं हुए। धर्म का तो नाम भी दिया गया है, धर्म के नाम पे धर्म कहीं पर नहीं। ठीक है, तो ज्यादा भड़काऊ भाषण न देते हुए इस बात को भी विराम देता हूँ, क्षमा करें मुझे। ये चीजें हैं, मानसिक टेंशन न लें। आज का युग सर्वश्रेष्ठ युग है, आज का समय सर्वश्रेष्ठ समय है। पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ जगह है जहां पर हम जी सकते हैं, और स्वर्ग अगर कहीं है तो इसी अर्थ पे है, और अगर कहीं स्पेसिफिक है तो आप जहां पर है वहीं पर है। उस स्वर्ग को देखने की कोशिश कीजिए तो आपको स्वर्ग दिखाई देगा। उस अच्छाई को देखने की कोशिश कीजिए तो आपको अच्छाई दिखाई देगी। यकीन मानिए, आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप जिस जीवन को आज जी रहे हैं, द लाइफ विच यू आर लिविंग टुडे इज अ ड्रीम ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। आज जो आप जीवन जी रहे हैं, ये जीवन कई हजारों लाखों लोगों का सपना है कि मुझे ऐसा जीवन जीना है। तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अपने अंदर, अपने आसपास अच्छाई को देखने की कोशिश करेंगे तो अच्छाई आपको दिख जाएगी, बुराई को देखने की कोशिश करेंगे तो बुराई आपको दिख जाएगी। डिसाइड आपको करना है कि आपको अच्छाई देखनी है कि बुराई देखनी है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। खान सर का एक डायलॉग मुझे याद आता है, कहीं सुना था यूट्यूब पे, कि ये दर्द, ये तकलीफ, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब तुम्हारे अंदर है। अपने बनाए पिंजड़े से बाहर निकल के देख तो अपने आप में एक सिकंदर है। तो ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ सब हमारे ही अंदर है। हमने ही अपना एक पिंजड़ा बना रखा है, उस पिंजड़े में कैद है। उस पिंजड़े से बाहर निकल के देख तो अपने आप में एक सिकंदर है ना। तो इस पिंजड़े से बाहर निकलिए, चीजें ठीक हो जाएगी। आई एम 50 ईयर जीरो बैलेंस। इस चीज का जीरो बैलेंस मंगना जी। सिंपल पॉइंट, थैंक यू। हाउ टू डिलीट दैट टाइप्स ऑफ एक्शन बता दिया मैंने आपको। ओके, अश्विन कुमार ने कोई बुक भी रेफर की है मानसी, आप इनको भी अगर फॉलो करना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट सोबोदा, लॉ ऑफ कर्मा, देन अगोरा ट्रियोलॉजी, बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें शायद ये हैं, आप पढ़ सकते हैं। Do we choose our prarabdha karma? Yes. Actually, do we get option of choosing our prarabdha karma for the new birth? Yes. Yes, Imran. हम ही चूज करके आते हैं। जब इस जन्म में हम जन्म को हम लेते हैं तो इस जन्म में आने से पहले हम ही चूज करते हैं कि हमें इस लाइफ में किस तरह के कर्मास करने हैं। ठीक है। सर, इस युग में भी तो मॉरल वैल्यूज कितनी गिर गई है, कोई रिश्तों की वैल्यूज नहीं समझना चाहते। मैडम जी, अगेन बिलीफ सिस्टम है, रिश्तों की वैल्यू नहीं समझना चाहते, मॉरल्स गिर गए हैं। समय के साथ मॉरल्स एक्चुअली हमने ज्यादा बना लिए हैं, समय के साथ मॉरल ज्यादा बना लिए। बट इजंट त्रेता युग कॉल्ड स्टार्ट ऑफ कलयुग? नहीं, हमने तो ऐसा समझा है अश्विन जी की सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, तो इस तरह से वो
टाइमलाइन हमें जो सिखाई गई समझाई गई वो इस तरह से है, लेकिन इट्स अगेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, और जिन्होंने जिस तरह से अंडरस्टैंड किया, सीखा, समझा, उसके हिसाब से उन्होंने लिखा। यस यस, तो बहुत सी बुक्स का भी रेफरेंस कुछ लोगों ने और दिया है, चांद सर ने भी दिया है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इन बुक्स को आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं मौका मिले, ये किताबें मिले तो जरूर पढ़िए। मॉरल्स की बात जो आप करते हैं कि रिश्तों में मॉरल्स नहीं है आजकल, रिश्तों की वैल्यू नहीं है आजकल, अगेन कुछ तो प्रभाव है बाहर की चीजों का, कुछ प्रभाव है हमारे सोशल मीडिया, टीवी सीरियल्स, मूवीज का, उसकी वजह से कुछ चीजें बदली हैं। लेकिन लेकिन पहले के मुकाबले फिर भी चीजें आज बहुत बेहतर है, पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है। अगेन मैं महाभारत की बात करूं तो कहीं न कहीं ये फिर विवादास्पद हो सकता है, लेकिन जिन पांडवों की हम बात करते हैं वो पांडु के पुत्र नहीं थे बायोलॉजिकल, हम सब जानते हैं, जिसने भी महाभारत सुनी है, पढ़ी है, देखी है, चाहे बी.आर. चोपड़ा की देखी हो, चाहे कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, सारे पांडु के पुत्र नहीं थे, यानी कि बायोलॉजिकली उनके फादर के पुत्र नहीं थे। अब कहानी में तो यही कहा गया है कि उसके पास मंत्र था और मंत्र से देवता को प्रसन्न किया, देवता आए और किया। लेकिन किसी भी स्त्री को बच्चा होना है तो हजारों सालों से बिना सेक्स के बच्चा नहीं होता, चाहे कितने ही हजार साल पुरानी बात क्यों ना हो। ये सब सिंबॉलिकल सांकेतिक चीजें हैं कि मंत्र से हुआ, देवता प्रसन्न हुए, या किसी ऋषि के पास गए, उन्होंने कोई फल दिया और वो फल खिलाया और प्रेग्नेंट हो गई। सांकेतिक है ये सारी चीजें, सिंबॉलिकल। बच्चा तो वैसे ही होता है जैसे आज होता है ना। तो कौन से मॉरल्स थे उनको? आज के दृष्टिकोण से देखने जाओ तो कोई मॉरल नहीं। फिर द्रौपदी की आप कहानी ले लीजिए, 5 भाइयों के साथ ब्याह दी गई। अब उसके पीछे कितनी ही आप कहानी क्यों ना बताओ, मॉरल्स कौन से थे, है ना? तो कहीं ना कहीं ये सवाल के कटघरे में तो है, ये चीज सवालों के कटघरे में तो है। ठीक है, फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहिए, क्लोनिंग कहिए, अश्विन, कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फादर तो नहीं था, लेकिन हम पांडव ही कहते हैं, पांडु पुत्र ही कहते हैं। तो चीजें हो जाती हैं, क्लोनिंग भी हो, चाहे स्पर्म किसी और का लिया होगा, तो मॉरल्स कहाँ है? जिस मॉरल्स की आप बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत था या आज जो हो रहा है गलत है। गलत कुछ नहीं है, हम अगेन हमारे मॉरल्स हम खुद बनाते हैं, हमारे मॉरल्स हम खुद बनाते हैं, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या, हम खुद बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है। जो चीज हमारे लिए, मेरे लिए सही है, हो सकता है वो आपके लिए गलत हो, जो चीज आपके लिए सही हो सकता है मेरे लिए गलत हो। तो मेरा मॉरल मेरे साथ, आपका मॉरल आपके साथ, हमने बनाए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ भी प्राकृतिक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हो। सेट ऑफ रूल्स हम बनाते हैं, समय के हिसाब से वो रूल्स बनाते हैं, समय के हिसाब से रूल्स बदलते भी जाते हैं। आज हिंदुइज्म में कानून है कि एक पत्नी के रहते आप दूसरी आप ब्याह नहीं कर सकते, वरना बैगेमी का केस हो जाता है ना। है रूल्स, कानून रूल्स है। दशरथ पे कोई जाके केस ठोको नहीं, उनकी तो 3 पत्नियां थी ना, राम जी के पिता थे, दशरथ जी पे केस करो, 3 पत्नियां थी।
भगवान के पिता थे ना, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गलत या सही के चक्कर में न पड़े, ज्यादा मॉरल्स के चक्कर में भी न पड़े, संतुष्ट रहें, खुश रहें और आसपास वालों को भी खुश रखें। जो आपको गलत लगता है वो आप न करें, जो आपको सही लगता है और दूसरों को उससे तकलीफ न हो तो वो जरूर आप करें। ठीक है, दूसरा कुछ कर रहा है, उससे अगर किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, आपको भी तकलीफ नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि वो गलत है, वो उसके ऊपर छोड़ दें। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न करें चीजों को, रिलैक्स रहें, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, जो है बस वो है, उसको वैसे ही ले लेते हैं ना, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम तो घुसेड़ते रहते हैं अपना दिमाग, चीज ऐसे हो जाए। आई कैन शेयर पीडीएफ। हाँ चांद, अगर पीडीएफ आपके पास है और अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, सो दैट कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है अभी भी। और नहीं तो आप जिस भी ग्रुप में है चांद, वहां पर आप डाल दीजिए तो एटलीस्ट वो डाउनलोड कर लेंगे जिसको भी चाहिए। हाँ, टेक्निकली एडवांस पीरियड हो सकता है, मैंने वही कहा। अब देखिए, संजय नरेटिंग द वार सीन, ये एडवांस टेक्नोलॉजी तभी की नहीं, अभी भी है। जो थर्ड आई की हम बात करते हैं, जो मन की आंखों की हम बात करते हैं, आज भी यहाँ पर भी, इवन इन कलयुग, देखिए उस वक्त तो ये बहुत बड़ी थी चीजें। संजय को मतलब वेद व्यास आके वो दिव्य दृष्टि दे गए हैं, ये दिव्य दृष्टि आज कोई बड़ी बात नहीं है। हम हिप्नोसिस में लगभग हर रोज इन चीजों को करते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को हम ये करवा सकते हैं, जिसे हम थर्ड आई एक्टिवेशन कहते हैं। और स्पेशली बच्चों में तो ये आसानी से की जा सकती है कि यहाँ बैठे बैठे वो आपके घर पे क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एकदम आसान है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। आज की डेट में तो ये बहुत इजी हो गई है। 2500 साल पहले जब महावीर थे तो जाति स्मरण, जब बुद्ध ने जातक कथाएं दी, पिछले जन्मों की बात जब करते थे तो बहुत बड़ी बात थी। लोगों को लगता था कि बहुत साधना लगती। आजकल कोई साधना नहीं लगती, सिर्फ 3000 रुपए लगते हैं अगर मेरे पास आते हैं तो, और किसी दूसरे के पास जाते हैं तो उसकी जो फीस होती है वही लगती है। और आप अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं, है ना। तो पास्ट लाइफ को देखना कोई बड़ी बात नहीं रही है आजकल। हाँ, ये अलग, अगेन अलग बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन टेक्नोलॉजी जो आज है वो, चाहे ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल तो आज की टेक्नोलॉजी बहुत छोटी है, जो इंटरनल टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी है। और आज बहुत आसान है उन दिनों से इन चीजों को जानना, देखना और करना। ठीक है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में ये सारी चीजें हम करते हैं जहां पर भी इसकी जरूरत होती है। तो क्या योग युग में बैड कर्मा हुआ? देखिए, इन कर्मों को छोड़ दीजिए, मन से टेंशन मत लीजिए। ये मॉरल भी डिफाइन। एस्ट्रल ट्रैवल, यस, एस्ट्रल ट्रैवल भी हम करवाते हैं। हिप्नोसिस में हम ये सारी चीजें करवाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, पास्ट लाइफ का हुआ, थर्ड आई को एक्टिवेट करना हो, ये सारी चीजें हिप्नोसिस में आजकल आसानी से हो जाती है। सर, योर एड्रेस? आई एम बेस्ड इन बेंगलोर, मंजुनाथ, बेंगलोर में चंद्रा लेआउट एक एरिया है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। चलिए, तो आज कर्मों के बारे में बातें ज्यादा हो गई, दूसरे सवाल ऐसे कैसे छूट गए हैं तो हम उस डिटेल्स में नहीं जाते हैं। गरुड़ पुराण की एक चीज मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है।
बहुत से अलग अलग कारण हैं। रेकी के बारे में रह गया, सिलेबसी फिर कभी लेंगे हम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 10 बज गए तो नहीं लेंगे। रेकी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा इंट्रोडक्टरी सेमिनार का वीडियोस कन्नड़ में भी है, हिंदी में भी है, यूट्यूब पे डाला हुआ है। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डिम्पल इफ यूर इन, आप क्या वो सोशल मीडिया वाला लिंक दे सकते हैं, या मैं देखता हूँ, अगर हो सकता है तो मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डाल दिए हैं चैट बॉक्स में। आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे रेकी से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्टरी सेमिनार है, 2 घंटे का, 2-2.5 घंटे का सेमिनार का पूरा वीडियो एज इट इज डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। माइंड पावर का वीडियो भी डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। और दूसरे बहुत से अलग अलग वीडियोस में डालता रहता हूँ, तो आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। तो मैंने सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डाल दिए चैट बॉक्स में। ऑलराइट, चलिए अभी सिर्फ बातें करनी है कि एक छोटा मेडिटेशन भी कर लूं? How many of you are in for the meditation? अगर करना है एक 10 मिनट का ध्यान तो ध्यान कर लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। और बातें ही करनी है तो फिर बातें ही करते हैं। और कुछ सवाल लेता हूँ मेरा, क्या ध्यान करते हैं? ऑलराइट, करते हैं मतलब क्या, स्पेसिफिक कहिए नहीं अजीब, बातें करते हैं, ध्यान करते हैं। ओके, ध्यान करते हैं। चलिए मेडिटेशन, छोटा सा ध्यान करते हैं, ठीक है? एक मेडिटेशन अच्छा रहेगा, यस करते हैं। अल्केमी क्या है प्लीज बताएं। जयश्री मैडम, अल्केमी के बारे में बहुत जल्दी इंट्रोडक्टरी सेमिनार वापस लेने वाला हूँ। अगर आपको अभी जानना है तो यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, अल्केमी का इंट्रोडक्टरी सेमिनार का वीडियो भी यूट्यूब पे है, और वो भी कन्नड़ में भी है, हिंदी में भी है। तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए पूरा वीडियो, कम से कम 2 घंटे का वीडियो है वो, ठीक है? तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ध्यान करते हैं, एक 10-15 मिनट का, और फिर हम आज का सेशन क्लोज करें। तो आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन को सीधा रखते हैं, हाथों में चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए, और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को एक बार देख लीजिए। शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर अनइजीनेस है, डिस्कम्फर्ट है, तो उसको ठीक कर लीजिए। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल। शरीर को कंफर्टेबल करने के बाद अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आए। धीरे धीरे कुछ गहरी और लंबी सांस लें। पूरी सांस को धीरे धीरे अंदर लें, पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। और एक अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर और मन को गहरी शांति में ले जाती हुई महसूस करें।
Every time when you're breathing in and breathing out, just feel that you're diving into deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper relaxed state. अब अपने ध्यान को अपने पांव की उंगलियों की तरफ ले जाए. टेक योर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर टोज और फील करें, महसूस करें कि एक दिव्य विश्रांति की धारा आपके पांव की उंगलियों से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है. अ ब्यूटीफुल रिलैक्सेशन एनर्जी इज एंटरिंग योर बॉडी फ्रॉम योर टोज. और ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में स्प्रेड हो रहा है. आपका पूरा शरीर धीरे धीरे गहरी विश्रांति में डूब रहा है. पांव की उंगलियों से आपके एड़ियां, कॉफ मसल्स, आपके घुटने, धीरे धीरे अपनी थाई मसल्स को हिप्स जेनाइड्स से होते हुए वेस्ट रीजन तक पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए महसूस करें. Slowly feel this beautiful relaxation in your abdomen, chest, आपके पेट में, छाती में, आपकी पूरी कमर में इस रिलैक्सेशन को फील करें. और इस ब्यूटीफुल रिलैक्सेशन को अपने दोनों भुजाओं में, अपने दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों तक महसूस करें इस रिलैक्सेशन. और इस ब्यूटीफुल रिलैक्सेशन को अपने नेक मसल्स में, वॉइस बॉक्स में, वोकल कॉर्ड्स में फील करें. फील करें इस ब्यूटीफुल रिलैक्सेशन को अपने फेशियल मसल्स में, chin, cheeks, lips, nose. Feel this beautiful relaxation in your eyes, eyelids, and eyeballs. Feel this beautiful relaxation in your forehead, temple region, ears, back of the head, scalp, and brain. पूरे शरीर को गहरी विश्रांति में डूबने देंगे. पूरे शरीर को गहरी विश्रांति में डूबने देते हुए अब धीरे से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले जाएं. अब अपनी सांसों को देखें. Just observe your breathing. अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई सांस. हर बार जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो फील करें कि दिव्य एनर्जी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है. और हर बार जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो फील करें कि आपके अंदर की सारे स्ट्रेस, टेंशन, वरीज, पेन, डिस्कम्फर्ट सब बाहर जा रहे हैं.
धीरे से अपने ध्यान को अपने मन की ओर ले जाएं। अपने मन में चल रहे विचारों को देखें। जस्ट सी और ऑब्जर्व द थॉट्स रनिंग इन योर माइंड। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं इस वक्त, उन विचारों को देखिए। अच्छे चाहे बुरे विचार जो भी है, उनको देखें, उनके साथ अटैच ना हो जाए, उनके साथ बह न जाए, बस उनको देखते रहे। जस्ट सी देम। Just observe your mind, thoughts. फील करें, महसूस करें कि वो जो इन विचारों को देख रहा है वो कौन है। इन मन में चलने वाले विचारों को कोई देख रहा है, वो कौन है। अपनी सांसों को भी देखें और सांसों को देखने हुए मन में भाव करें कि इन सांसों को देखने वाला कौन है। Who's the one who is seeing these breathings? अपने शरीर को भी देखें और महसूस करें, मन में भाव करें कि शरीर को देखने वाला कौन है। Who's the one who is seeing, observing this body? थोड़ा सा उसको रियलाइज करें, ये शरीर को मैं देख रहा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। सांसों को मैं देख रहा हूं, ये सांसें भी मैं नहीं हूं। इस मन को भी मैं ही देख रहा हूं, लेकिन ये मन भी मैं नहीं हूं। इस शरीर, प्राण और मन से परे जो विटनेस है, जो देख रहा है, उसको निर्लिप्त भाव से देखें, महसूस करने की कोशिश करें। जस्ट फील इट फॉर सम टाइम। जो देख रहा है, जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपका मन ही होगा। जो विचार करेगा इसके बारे में, जो विचार आएगा, वो विचार भी आपका मन ही होगा। उसके साथ रहने की कोशिश करें। ये जो सोच रहा है ये भी वही है, जो देख रहा है ये भी वही है, लेकिन इसके परे भी कुछ है। वो सिर्फ सेल्फ का एक्सपीरियंस हो सकता है। निर्लिप्त भाव से उसको देखें,
कुछ कोशिश नहीं करना है, कोशिश करने की कोशिश भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाए। बस कुछ देर अपने आप ये सवाल के साथ खड़ा रखें, ये शरीर में नहीं, ये प्राण में नहीं, ये मन में नहीं, मैं कौन हूं, who am I, and just be with this thought, just be, सिर्फ रहें। इस अवस्था को एंजॉय करें। इस अवस्था को एंजॉय करते हुए कुछ देर और इस अवस्था में रहें। इस ध्यान से वापस आते हैं, धीरे से फिर एक बार अपनी सांसों को देखें। अपने शरीर को देखें, सी होल बॉडी। धीरे धीरे अपनी बॉडी के कॉन्शियसनेस में आ जाएं। एक गहरी सांस ले और पूरी सांस को बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस में आते हुए धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। चेहरे को थोड़ा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करें। एक गहरी सांस ले और पूरी सांस को बाहर छोड़ें। और गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ते पूरी तरह से अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस में आते हुए अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। अपनी हथेलियों को अच्छी तरह से रब करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। धीरे से आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए feeling fresh, happy, healthy, active, energetic. Slowly open your eyes, looking at your palms. Great. Welcome back. कैसा लग रहा है? Enjoyed the meditation? जो भी आपको लगा आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। एक और सूचना आपको देती हूँ कि आने वाले रविवार को संडे 9th को माइंड पावर का इंट्रोडक्टरी सेमिनार होगा, 2 घंटे का फ्री, 11 AM to 1 PM, and it will be in Hindi. Last time it was in Kannada. इस संडे को हमारा हिंदी में प्रोग्राम है, जहां पर हम माइंड के बारे में इन डिटेल समझेंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे ये चीजें काम करती है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे हम
माइंड के पावर को यूज करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस माइंड पावर के प्रोग्राम में समझेंगे, जानेंगे। जिसको भी इंटरेस्ट हो इस संडे को जरूर उसको अटेंड करें, ठीक है। और अपने यार दोस्तों को, फैमिली वालों को भी उसके साथ जोड़ें। ये जो मंडे के प्रोग्राम होते हैं वो हर मंडे को होते हैं, एक मंडे कन्नड़ में, एक मंडे हिंदी में। जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, कन्नड़ा और हिंदी, हर मंडे को अटेंड करें। जिनको सिर्फ हिंदी आती है, जब भी आपको मैसेज मिलेगा लिंक का, उसके साथ लैंग्वेज लिखी होगी, टुडेज लैंग्वेज, हिंदी या कन्नड़, उसको देख के आप ज्वाइन करें। अगर कन्नड़ समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी, तो कन्नड़ वाले प्रोग्राम में आप ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले प्रोग्राम आए। और जिनको कन्नड़ समझ में आती है वो कन्नड़ वाले प्रोग्राम, ठीक है। कन्नड़ा सीखना होगा सीख लीजिए। कन्नड़ा बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज। Thank you, awesome, relax. Thank you, Indranji. Thank you, everybody. So yes, सबको awesome अच्छा लगा, ग्रेटिट्यूड्स भी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू शोभा जी, वन ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वाणी जी। Yes, कन्नड़ा सीख लीजिए तो every week you can attend. Do you know one of the oldest language है कन्नड़ा? After Sanskrit, हिंदी भी नहीं है। After Sanskrit, the second oldest language is actually Kannada. तो बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, जरूर सीखें। ऑल्सो तमिल, यस, लेकिन तमिल का नंबर भी बाद में आता है, कन्नड़ा के बाद में आता है। कन्नड़ा इज द सेकेंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ऐसा कहा जाता है। एनीवे, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जो लोग संडे को जुड़ेंगे, संडे को हम वापस मिलेंगे। जो लोग संडे को नहीं आएंगे, अगले मंडे को जो कन्नड़ में आना चाहते हैं वो आएंगे, तो उनसे जुड़ेंगे। और आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू तो जुड़ ही सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। तो वहां पर कुछ एक वीडियोस है, वीडियो की लिंक्स है, दूसरी चीजें हैं, मैं शेयर करता रहता हूँ। और यूट्यूब पे वीडियोस तो अपलोड करता ही रहता हूँ, तो इन वीडियोस को आप बार बार देख सकते हैं। बहुत से मेडिटेशन के वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो ये जो मेडिटेशन मैं करवाता हूँ, इनको भी एक्सट्रैक्ट करके थोड़ा एडिटिंग करके यूट्यूब पे डालता हूँ। तो डायरेक्ट मेडिटेशन भी आप जब चाहे तब आप इसको सुन के कर सकते हैं, तो जरूर वो करें। और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड भी करें जो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट पा सके उससे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। शुभ रात्रि, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।